दोस्तों भी रिसेंटली ये चौंकाने वाली खबर आई है कि वैज्ञानिक अब दिमाग में चिप्स को नहीं बल्कि चिप्स के अंदर जिंदा दिमाग को कनेक्ट करके कंप्यूटर्स बना रहे हैं। जी हाँ, लिटरली आपके दिमाग को वैज्ञानिक आपके सर से काट कर कंप्यूटर में अटैच करने वाले हैं जस्ट फॉर रिसर्च पर्पसेस। नाउ ये मामला है क्या इसे परमिट करना चाहिए? एंड लास्टली इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या आगे आने वाले समय में इंसान बायोलॉजिकल शरीर के बजाय कंप्यूटर के क्लाउड्स में अमर हो जाने वाला है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 2023 से, जब नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जर्नल पब्लिश हुआ, टाइटल्ड ब्रेन ऑर्गेनॉइड रिजर्वॉयर कंप्यूटिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिकल था एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल इस आर्टिकल में कुछ रिसर्चर्स ने अपनी ब्रेनोवेयर रिसर्च का जिक्र किया था। इस प्रोजेक्ट में रिसर्चर्स ने पहले लैब में सिंथेटिकली एक ब्रेन टिश्यू को क्रिएट किया जो कुछ वैसे ही फंक्शन करता हो जैसे कि हमारा दिमाग करता है, और फिर इस ब्रेन ऑर्गेनॉइड को उन्होंने ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग सर्किट्स के साथ अटैच किया ताकि ब्रेन, या यूं कहे कि आर्टिफिशियल ब्रेन द्वारा की जा रही एक्टिविटीज उस कंप्यूटर सर्किट के मीडियम के थ्रू ऑब्जर्वेबल होने के साथ साथ उस सर्किट के थ्रू ब्रेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सके फॉर इट्स फंक्शनिंग। अब इस रिसर्च के दो पर्पस थे। पहला, ये समझना कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन और बाकी डेटा को रिसीव करने के साथ साथ उस पे किस तरह से रिएक्ट करता है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को इतना एफिशिएंटली लर्न और स्टोर कर लेते हैं। और दूसरा ये कि हमारा दिमाग आखिर कंप्यूटर से करोड़ों गुना तेज डेटा को कैसे प्रोसेस कर लेता है, और हम ऐसे कंप्यूटर्स को कैसे बना सकते हैं जो कि हमारे ब्रेन जितना या फिर उसके आसपास की भी स्पीड को अचीव कर पाए। हाँ, अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रेन आखिर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आपने अपने ब्रेन का ट्रू पोटेंशियल और पावर को कभी समझा ही नहीं है। अगर इस दुनिया के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात हो तो हमारा दिमाग बेशक सबसे टॉप पर ही होगा। हमारे दिमाग में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जो साथ मिलकर 125 ट्रिलियन से भी ज्यादा सिनेप्सिस क्रिएट करती है। सिनेप्सिस दो न्यूरॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाले बहुत ही माइन्यूट से गैप होते हैं जिनके थ्रू एक न्यूरॉन का डेटा दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट किया जाता है। और इस डेटा का आसान भाषा में ये मतलब होता है कि सिर्फ हमारे इस छोटे से दिखने वाले दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स 125 ट्रिलियन कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं जिनसे हर समय, इवन सोते समय भी एक्सटेंसिव रेट में डेटा का ट्रांसफर होता ही रहता है। अब इसी को अगर हम कंप्यूटर सिस्टम से कंपेयर करें ना तो आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एडवांसमेंट के मामले में इस समय क्वांटम कंप्यूटर्स इंसानों द्वारा बनाए गए वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स है, राइट? वेल, इन नंबर्स एक 30 क्वांटम बिट्स का क्वांटम कंप्यूटर 10 टेराफ्लॉप की पावर का होता है, जिसका मतलब कि वो 10 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर पाता है। और देखो, इस लिमिट तक पहुंचने के लिए भी एक क्वांटम कंप्यूटर को कई गीगावाट एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारा दिमाग करीब 100 टेराफ्लॉप की पावर का होता है। और इतनी मैसिव प्रोसेसिंग पावर को अचीव करने के लिए हमारे दिमाग को सिर्फ और सिर्फ 12 वाट पावर की जरूरत होती है, जो एक नॉर्मल CFL बल्ब के कंजम्पशन से भी कम होता है। हमारे दिमाग को लेकर एक और खास बात यह है कि जहां कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए ढेर सारे मेमोरी यूनिट्स चाहिए होते हैं ना, और इसके बाद भी जहां कंप्यूटर्स बहुत ही लिमिटेड डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं, वहीं पर हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी लिटरली लिमिटलेस होती है। क्योंकि हम जब भी कुछ नया जानते हैं या सीखते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप नए सिनेप्सिस और कनेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि उस नए डेटा को स्टोर किया जा सके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरूरत पड़ने पर उसे रिट्रीव भी किया जा सके। अब दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का इस्तेमाल करता है, और सरप्राइजिंगली वॉट्स में इसका पावर कंजम्पशन रेट किसी बल्ब से भी कम होना ही वैज्ञानिकों को आज तक अमेज करता आया है। देखो, रिसर्चर्स आज भी परेशान रहते हैं ये सोचकर कि
कि आखिर ब्रेन इतनी कम एनर्जी यूज करके इतने हैवी टास्क्स को कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, वो भी इस स्पीड के साथ। और दोस्तों इसी अमेजमेंट में वैज्ञानिकों ने आज तक कई अटेम्प्ट्स करे हैं ब्रेन की टोपोलॉजी और उसके नेटवर्क को रेप्लिकेट करने के लिए, मगर वो ब्रेन के लेवल तक तो क्या, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और पावर कंजम्पशंस के रेशियो के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। अब दोस्तों जब बात छिड़ी है तो एक अंतरिक्ष फन फैक्ट जान लो, वो ये कि जब कंप्यूटर सिस्टम्स को ह्यूमन ब्रेन्स के स्ट्रक्चर से सिमिलर डिजाइन करने की कोशिश की जाती है तो उस कंप्यूटर मॉडल को ना न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। नाउ रिसर्चर्स से जब सालों तक मेहनत करते हुए भी ब्रेन जितना पावरफुल और एफिशिएंट कंप्यूटर नहीं क्रिएट हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ब्रेन को ही कंप्यूटर बना दें, और इसी थॉट ने रास्ता दिया हमारे आज के एक्सपेरिमेंट को। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहला टास्क था एक आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करना, जिसके लिए ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे स्टेम सेल्स। नाउ ये स्टेम सेल्स क्या है, पहले इसे समझते हैं। स्टेम सेल्स को बेसिकली आप आसान भाषा में सेल्स का रॉ मटेरियल मान सकते हो, जिनसे बाकी की स्पेशलाइज्ड सेल्स जनरेट और क्रिएट होती है, डिपेंडिंग कि वो स्टेम सेल्स किस कंडीशन में रखी गई है। नाउ फॉर एग्जांपल बॉडी में कई तरह की सेल्स होती है, लाइक कार्डियक सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स वगैरह वगैरह, लेकिन ये सभी ना प्राइमरीली एक ही तरह की स्टेम सेल्स ही रहा करती थी, जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इस करंट फॉर्म में इवॉल्व या फिर डेवलप हो जाती है। इन स्टेम सेल्स को आप किसी व्यक्ति के ब्लड या बोन मैरो के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने पहले सफिशिएंट अमाउंट में अच्छी खासी स्टेम सेल्स कलेक्ट करी और उन्हें फिर कुछ ऐसी कंडीशंस में रखा गया कि जिससे उन स्टेम सेल्स ने एक ब्रेन लाइक टिश्यू का रूप ले लिया, जिसको इसे क्रिएट करने वाली टीम द्वारा ब्रेन ऑर्गेनॉइड नाम दिया गया। अब रिसर्चर्स ने बताया कि स्टेम सेल्स ने ठीक वैसे ही न्यूरॉन्स का रूप ले लिया था जैसा कि हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करती है, और फिर उस टिश्यू को कंप्यूटर सर्किट में जोड़ दिया गया ताकि उन न्यूरॉन्स तक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी पहुंचाई जा सके और उनकी एक्टिविटीज को स्टडी भी किया जा सके। इस रिसर्च के लिए एक ऐसा एआई प्रोग्राम भी बनाया गया जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी को ट्रैक कर सकता है और उसे इस ब्रेनोवेयर से लिंक किया गया। ये सारी प्रोसेस करने के बाद फिर स्टार्ट हुआ इसका डेटा फीडिंग प्रोसेस। अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने इस ब्रेनोवेयर को वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई और टेस्ट करने की कोशिश की कि क्या ये ब्रेनोवेयर उस डेटा को सुनने के बाद उन आवाजों को पहचान सकती है या नहीं। नाउ इट वाज फाउंड कि जब भी ब्रेनोवेयर किसी नई आवाज को सुन रहा था तो उसका एक नया रिएक्टिंग पैटर्न सामने आ रहा था, जबकि पुरानी आवाजों को सुनते वक्त उसका लास्ट पैटर्न रिपीट हो रहा था। और ये रिपीटेटिव वॉइस पैटर्न सिग्नल कर रहा था कि ब्रेनोवेयर उस आवाज को पहचान रहा है, और तभी तो उसका रिएक्शन पैटर्न सेम है। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ब्रेनोवेयर को टोटल 240 रिकॉर्डिंग सुनाई गई 8 अलग अलग आवाजों में। एंड गेस व्हाट, ब्रेनोवेयर सिर्फ इतने छोटे से सैंपल को सुन के ही आवाजों को पहचानने लगा, जहां वो 78% एक्यूरेसी के साथ स्पीकर की वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा था कि वो वही स्पीकर है जिसकी आवाज उसे पहले सुनाई गई थी या फिर कोई नई आवाज है। Now this was an exceptionally great feat for humanity and computer science as well, क्योंकि इसके थ्रू फाइनली ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स को क्रिएट कर पाने की पॉसिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं जो ह्यूमन ब्रेन्स जितने ही पावरफुल और एफिशिएंट हो। मगर देयर आर स्टिल 2 प्रॉब्लम्स, और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ऐसी प्रॉब्लम है जो सीधे इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। देखो सबसे पहली समस्या है एक्यूरेसी। रिसर्च को लीड करने वाले फेंग गुओ ने बताया कि ब्रेनोवेयर की रिस्पॉन्सिव एक्यूरेसी भले ही रिमार्केबल है, बट स्टिल ये ट्रेडिशनल एआई नेटवर्क से काफी कम है और वो इसे आगे सुधारने की कोशिश करने वाले हैं। बट मेरा कंसर्न ये है कि क्या होगा अगर रोबोट्स इंसानों की तरह सोचने भी लग जाए तो। देखो मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा था जिसका मतलब था कि मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि मशीन्स इंटेलिजेंट बन रही है, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि मशीन्स कहीं क्लेवर ना बन जाए। आज हम लिटरली हर एक चीज मशीन्स के थ्रू ही करते हैं, और इस ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंडसेट को अचीव करने के चक्कर में अगर मशीन्स ने हमारा नेगेटिव ट्रेट्स जैसे कि क्लेवरनेस और सेल्फिशनेस को भी इनहेरिट कर लिया ना, तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये प्रोग्राम नहीं बल्कि सेल्फ डेवलप्ड होंगे, इसीलिए इनके इन इमोशंस को इरेज करने या रीप्रोग्राम करना भी हमारे लिए नामुमकिन होगा। देखो वैज्ञानिक अभी तो इसको लेकर बड़े एथिकल रास्ते पे चल रहे हैं,
लेकिन जब आगे जाके बड़े बायो कंप्यूटर्स बनने लगेंगे ना, या और ज्यादा ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स की जरूरत होगी, तो कहीं ना कहीं ये एथिक्स पावर के आगे कुचल के ना रह जाए, जैसा कि हमने बहुत बार देखा ही है। और कहीं इन ऑर्गेनॉइड्स को क्रिएट करने के चक्कर में इंसान किसी की जान लेने तक में उतारू ना हो जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नाउ बेशक ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है और इस पे हम सबको खुश होना ही चाहिए, पर इन कंसर्न्स को लेकर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है, क्या हम एक ब्रेन को लेकर उसे कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं, और ऐसा करके क्या हम इंसान हमेशा के लिए अमर भी बन सकते हैं, या फिर वो ब्रेन एक रेप्लिका बन जाएगा जो आगे जाकर एक खतरनाक एआई भी बन सकता है। आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। दोस्तों मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अंतरिक्ष टीवी आरबी को ज्वाइन कर लिया है और आप हमें सपोर्ट करते हो हमारे मर्चेंडाइज को खरीद कर। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो नीचे शॉप वाले सेक्शन में जाकर हमारे मर्चेंडाइज को खरीद सकते हो, या फिर हमें सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हो। और अगर इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो यार वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।